वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। हेलो स्टूडेंट्स, आज एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ हम कंटिन्यू करेंगे। उसकी दूसरी एप्लीकेशन हम लेंगे। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर। और हम आज के लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सिस ऑफ अ सोलेनॉइड। हम सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर को लेंगे। इससे पहले के लेक्चर में हमने हॉलो सिलेंड्रिकल वायर को लिया था, तो आज हम सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर को पहले लेते हैं। हम एक सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर कंसिडर करते हैं। ये देखो बेटा, ये हमने एक सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर को कंसिडर किया है। ये मेरे पास एक सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर है, कुछ ऐसे। और इस वायर की रेडियस में मार्क करता हूं एंड वी सपोज दैट इस वायर की रेडियस आर के बराबर है। कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ दिस सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर। ये सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर की जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। तो ये एक्सिस होगी, ये वाली एक्सिस होगी, सिलेंडर की एक्सिस होगी, और वहां से मैंने सरफेस तक की डिस्टेंस को रेडियस माना है। तो ये रेडियस आर होगी और हमें कैलकुलेट करना है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इनसाइड द सिलेंड्रिकल वायर एंड एट अ पॉइंट आउटसाइड द सिलेंड्रिकल वायर। ठीक। अब सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर में और हॉलो सिलेंड्रिकल वायर में एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। हॉलो सिलेंड्रिकल वायर में करंट सिर्फ उसकी सरफेस पे चल रहा था, तो हमने करंट सिर्फ यहां से और यहां से डिस्कस की थी। हमने कहा कि अंदर से कोई करंट बाहर नहीं आ रही है। लेकिन इस वाले केस में हमारे पास करंट्स जो है वो अंदर से भी आ रही होगी और बाहर से भी आ रही होगी। तो करंट यहां पे भी प्रेजेंट है, पूरे वायर में, पूरे सिलेंड्रिकल वायर में करंट्स प्रेजेंट है, और करंट आई पूरे अंदर से और सरफेस से बाहर की तरफ आ रही है। और हमें एक पॉइंट कंसिडर करना पड़ेगा। ये हमने एक पॉइंट कंसिडर किया है इनसाइड द सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर, और ये आर डिस्टेंस की दूरी पे हमने कंसिडर किया है, और इस पॉइंट का नाम हमने P रखा है। तो P इज अ पॉइंट इनसाइड द सिलेंड्रिकल वायर। लेकिन कौन सी सिलेंड्रिकल वायर? सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर। और इस पॉइंट P पे मुझे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो एम्पियर बताता है कि आप क्या करोगे, आप एक लूप यहां पे एम्पिरियल लूप कंस्ट्रक्ट करोगे, और उसका जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो इससे पहले के लेक्चर में डिफाइनेड है। आप जरूर इस लेक्चर को पहले देखें। तो हमने यहां इस पॉइंट पे कैलकुलेट करनी है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये पॉइंट कितनी दूरी पे है? ये आर डिस्टेंस की दूरी पे है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। सिलेंड्रिकल की एक्सिस से हम आर डिस्टेंस की दूरी पे गए, स्मॉल आर डिस्टेंस की दूरी पे गए, और हमें इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना पड़ेगा व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। और एम्पियर बताता है कि आप क्या करोगे, आप एक सर्कुलर लूप को कंस्ट्रक्ट करो, वो इसी पॉइंट के थ्रू पास करनी चाहिए जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी होगी। अब जैसे हमने पिछले केस में इसी सिलेंड्रिकल वायर का टॉप व्यू लिया था, तो इस टाइम भी हम इसका टॉप व्यू लेते हैं। तो आपको क्या दिख रहा है? करंट ऊपर की तरफ आ रही है, ऊपर की तरफ आ रही है, ऊपर की तरफ आ रही है, ऊपर की तरफ आ रही है। तो अगर आप इस सिलेंडर को ऊपर से देखोगे तो आपको लगेगा कि करंट आपकी तरफ आ रही है, मतलब आपको लगेगा करंट आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। तो अगर मैं इसका ये अपर वाला फेस बनाऊं, ये अपर वाला फेस बनाऊं, तो ये इसका टॉप व्यू का फेस है, अपर वाला फेस है। ये ऊपर वाला फेस मैंने कंस्ट्रक्ट किया है, ये वाला फेस। तो जब मैं इसको देखता हूं ऐसे, तो मुझे लगता है कि करंट्स जो है वो बाहर की तरफ आ रही है, सारी करंट्स बाहर की तरफ आ रही है। तो पिछले लेक्चर में हमने डॉट सिर्फ यहां पे बनाए थे। जब हमारे पास हॉलो सिलेंड्रिकल वायर थी तो हमने डॉट्स यहां पे बनाए थे। डॉट्स का मतलब था कि करंट्स बाहर की तरफ आ रही है, लेकिन सिर्फ सरफेस से आ रही है, और अंदर वाले पार्ट से कोई भी करंट हमने नहीं बनाई थी, क्योंकि अंदर वाले पार्ट से कोई भी करंट बाहर की तरफ नहीं आ रही थी। लेकिन यहां पे सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर में एक तो करंट सरफेस से बाहर की तरफ दिखेगी, और करंट्स अंदर जो पार्ट रह गया है वहां से भी बाहर की तरफ आती हुई दिखेगी। इसलिए हमने हर किसी पॉइंट पे डॉट्स बना के रखे।
ठीक है ना। तो ये डॉट्स रिप्रेजेंट करेंगे दैट जब भी आप सिलेंड्रिकल वायर को ऊपर से देखोगे तो आपको लगेगा कि इस सिलेंड्रिकल वायर के हर किसी पार्ट से करंट्स बाहर की तरफ आ रही है। और क्यों हर किसी पार्ट से आ रही है? बिकॉज ये सॉलिड वायर है, ये हॉलो वायर नहीं है। हॉलो वायर में सिर्फ आपने सरफेस से देखा था, लेकिन यहां पे सरफेस से भी होगा और इनसाइड जो भी पार्ट है वहां से करंट्स बाहर की तरफ आपको दिखती जाएगी। अब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर हमने एक सर्कुलर लूप को कंस्ट्रक्ट किया है। तो ये वो सर्कुलर लूप है जो मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं सेंटर से लेके r डिस्टेंस की दूरी पे। आई सपोज ये मेरी लूप है कुछ ऐसे, ये लूप मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं। तो ये जो ग्रीन से मैंने बनाया है ये वो लूप है जो मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, जिसको मैंने एम्पीरियल लूप का नाम दिया है। और ये वो पॉइंट है जहां पे मुझे कैलकुलेट करनी होगी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये वो दूरी है जिसको मैंने r मान के रखा है। कौन सा r? स्मॉल r। लेकिन इसका अपना कितना है? कैपिटल R। किसका? ये सिलेंडर है। कौन सा सिलेंडर? सिलेंड्रिकल वायर। कौन सा? सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर। उसकी रेडियस कितनी है? तो ये वाला पोर्शन जो है ये r के बराबर होगा, लेकिन कौन सा r? कैपिटल R। ये कौन है? ये तो सर लूप है। लूप का रेडियस कितना है? स्मॉल r। और हमें इस पॉइंट पे कैलकुलेट करनी होगी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब कैसे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे? देखो हम क्या करेंगे, हम एम्पियर सर्किट लॉ लगाएंगे। एम्पियर सर्किट लॉ बताता है कि आप इसको कंसीडर करो। हम ऐसे करेंगे, कंसीडर इंटीग्रेशन b डॉट डी। हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करेंगे और इन सभी चीजों को मार्क करेंगे। पहले ये मैंने मार्क किया, ये कौन है? सर ये तो एम्पीरियल लूप है। ये देखो ये एम्पीरियल लूप हमने कंस्ट्रक्ट की, ठीक है ना। अच्छा ये B क्या है? सर ये तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। यहां पे कितनी है? तो ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। ये dl क्या है? सर ये इसकी स्मॉल पार्ट्स है। ये हमने छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड किया और हर किसी पार्ट की लेंथ जो है वो dl के बराबर है। जैसा हमने इससे पहले लेक्चर्स में किया था वैसा ही मैं यहां पे भी कर रहा हूं। और लूप ऐसे कंस्ट्रक्ट की गई है दैट B और dl की डायरेक्शन दोनों की सेम होगी। मतलब यहां पे B की डायरेक्शन भी ऐसे होगी और dl की डायरेक्शन भी ऐसे होगी। वो आप पिछले लेक्चर में देख सकते हो। हमने बेसिकली लूप को ऐसे कंस्ट्रक्ट किया है। ये मेरे पास लूप है, करंट बाहर की तरफ जा रही है, ये करंट बाहर की तरफ जा रही है। आप देख पा रहे हो ये करंट बाहर की तरफ आ रही है, तो करंट ऊपर की तरफ है। तो आपको ये करंट दिखेगी, ये करंट ऊपर की तरफ है। इस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन डिटरमाइन करनी है। तो ये मैंने अपना फिंगर टिप्स खोला किसकी डायरेक्शन में? उस पॉइंट तक जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन चाहिए। तो ये वो पॉइंट है। ये करंट ऊपर की तरफ जा रही है, करंट ऊपर की तरफ जा रही है, डॉट्स मतलब ऊपर की तरफ आ रही है। तो ये करंट ऊपर की तरफ आ रही है, यहां पे पॉइंट है। तो मैंने ये अपना फिंगर्स खोले हैं, तो मेरे पाम पे जो परपेंडिकुलर होगा वो अंदर की तरफ होगा। तो लूप है ये लूप है जिसको मैं कंसीडर कर रहा हूं। तो लूप में मैं ऐसे चलूंगा, ऐसे चल रहा हूं मैं लूप में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे। तो डीएल की डायरेक्शन यहां पे ऐसे, बी की डायरेक्शन भी ऐसे ही। आप देखो डीएल की डायरेक्शन ऐसे और बी की डायरेक्शन भी अंदर की तरफ। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे बी और डीएल की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। और हम खुद ही ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्योंकि आपने एजम्पशन अगर पढ़ा होगा इससे पहले वाले लेक्चर में, हम खुद ही ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं कि बी और डीएल की डायरेक्शन जरूरी सेम होनी चाहिए। जब भी आप एम्पीरियल लूप कंस्ट्रक्ट करते हो तो बी और डीएल की डायरेक्शन सेम होना जरूरी है, तभी हम इसको आसान तरीके से सॉल्व कर पाते हैं। तो हमने क्या किया? हमने कंसीडर किया एम्पीयर सर्किट लॉ का लेफ्ट हैंड साइड, इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज्ड लूप B डॉट डीएल हम ब्रेक करेंगे। ये बनाएगा इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज्ड एम्पीरियल लूप। B डॉट डीएल को हम लिखेंगे B dl cos ऑफ थीटा, ये आप लोग जानते हो। तो थीटा हमारे पास 0 के बराबर होगा, क्योंकि थीटा इसके और इसके बीच में एंगल है, वो दोनों सेम डायरेक्शन में है। B भी इसी डायरेक्शन में है और DL भी इसी डायरेक्शन में है। तो इसलिए हम लिखेंगे यहां पे दैट दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्लोज्ड लूप B dl cos ऑफ 0 डिग्रीज। तो हम लिखेंगे दैट इट्स इक्वल टू इंटीग्रेशन B dl। यहां भी बाहर निकलेगा तो इंटीग्रेशन dl बनेगा।
अब आपको याद होगा कि बी बाहर क्यों निकलेगा, क्योंकि बी की वैल्यू लूप पे हर किसी जगह पे सेम होगी, जितनी यहां पे होगी उतनी यहां पे होगी, उतनी यहां पे होगी उतनी यहां पे होगी। इसलिए हमने बी को बाहर निकाला, तो ये बी हमने बाहर निकाला क्योंकि ये कांस्टेंट होगा लूप पे। यहां पे देखो ये डिस्टेंस भी आर है, ये डिस्टेंस भी आर है, ये डिस्टेंस भी आर है, ये डिस्टेंस भी आर है। तो ये सारे जो लूप के पार्ट्स है ये सेंटर से इक्वी डिस्टेंट है, इक्वल डिस्टेंस पे है। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी लूप के हर किसी पॉइंट पे सेम होगा। इसीलिए मैंने लिखा दैट बी हमने बाहर निकाला, इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज्ड लूप डीएल लिखा। अब ये इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज्ड लूप डीएल आपको पता होगा कि आप सम अप करो सारे डीएल्स को ओवर द क्लोज्ड लूप। हम सारे डीएल्स को सम कर रहे हैं, इसको 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 सारे डीएल्स को हम जोड़ रहे हैं, तो वहां पे इस एम्पीरियन लूप, इस सर्कुलर लूप का सर्कमफ्रेंस फॉर्म होगा। और सर्कमफ्रेंस आप लोग जानते हो, देखो ये डीएल्स इधर है, लूप पे डीएल्स है, इधर एक डीएल है, इधर और एक डीएल है, इधर और एक डीएल है, सारे डीएल्स को मिलाया मैंने, तो ये क्या बना, ये सर्कल का सर्कमफ्रेंस बनेगा, सर्कल की लेंथ बनेगी, सर्कल का सर्कमफ्रेंस बनेगा, उसकी बाउंड्री बनेगी। और जो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल है, लेंथ ऑफ द सर्कल है, या उसकी बाउंड्री की लेंथ जो है वो उसके सर्कमफ्रेंस 2πr से दी जाती है। तो हम लिखेंगे दैट इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाइड बाई 2π रेडियस। रेडियस किसकी सर, सिलेंड्रिकल वायर की लूप की जहां पे आपने डीएल्स को ज्वाइन किया है। तो डीएल कहां पे चूज किए हैं सर, एम्पीरियल लूप पे। तो एम्पीरियल लूप पे जब आप डीएल्स को कनेक्ट करोगे, ज्वाइन करोगे, तो उसी की रेडियस आपको कंसीडर भी करनी पड़ेगी, b मल्टीप्लाइड बाई 2πr। तो ये मेरे पास पहली इक्वेशन होगी। सो दिस इक्वेशन नंबर 1। अब राइट हैंड साइड ले लीजिए। राइट हैंड साइड में अगर आपको याद होगा, एम्पियर सर्किट लॉ बताता है इंटीग्रेशन b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ई एन सी, कि करंट एनक्लोजर कितनी होगी। तो हमें देखना है कि ये कितनी करंट को एनक्लोज करेगा। देखो अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, ये कितनी करंट एनक्लोज करेगा, ये लूप, ये डिपेंड करेगा कि ये लूप आपने कितनी बड़ी बनाई है। देखो अगर आप इधर लूप ड्रॉ करोगे, इधर लूप ड्रॉ करोगे, तो शायद एक ही डॉट इसमें एनक्लोज होगा। आपने इधर लूप ड्रॉ किया है, तो फॉर एग्जाम्पल ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला डॉट एनक्लोज हुआ है। आप और थोड़ी बड़ी लूप बनाओगे तो और डॉट्स इंक्लूड होंगे। तो करंट इंक्लूजड जो है वो बेसिकली वैरी होती जाएगी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अगर आपने लूप जो है यहां पे ड्रॉ करके रखी है, आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो इस पे, आपको थोड़ा सा समझ आएगा। ये मेरे पास सिलेंड्रिकल वायर का सर्कमफ्रेंस है या सिलेंड्रिकल वायर का बाउंड्री है, और ये मेरे पास मैंने लूप कंस्ट्रक्ट इधर की है। ये और एक लूप है, ये और एक लूप है। तो इस लूप में फॉर एग्जाम्पल एक डॉट एनक्लोज हुआ, इसमें 3 डॉट एनक्लोज हुए, इसमें बहुत सारे डॉट एनक्लोज होंगे। एक तो ये डॉट और ये 3 डॉट और ये डॉट्स। फिर अगर मैं ये लूप कंसीडर करूंगा तो इसमें वो सारे एनक्लोज होंगे, ये भी ये भी ये भी और ये सारे भी। इसका मतलब ये है कि अंदर जो करंट एनक्लोज्ड बाय द एम्पीरियल लूप है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ वैरी होती जाएगी। अब सवाल है सर फिर यहां पे कैसे निकालेंगे हम व्हाट्स कॉल्ड करंट एनक्लोज्ड बाय द एम्पीरियल लूप। हम यहां पे एक कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं करंट डेंसिटी का। आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट डेंसिटी का कॉन्सेप्ट देखा होगा। करंट डेंसिटी हम J से डिनोट करते हैं, वो होता है करंट पर यूनिट एरिया। ये करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है ना। अब देखो ये हमने जो सर्कमफ्रेंस लिया है ना, ये जो अपर पोर्शन हमने लिया है, टॉप व्यू लिया है, इसकी रेडियस कितनी है r। शेप कौन सी है, सर्कुलर शेप है कि नहीं। तो हम क्या देखेंगे कि इसकी करंट डेंसिटी कितनी है, हम इसकी करंट डेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे। इसकी करंट डेंसिटी कितनी होगी, करंट टोटल करंट I डिवाइडेड बाई एरिया इसका पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा, पाई कैपिटल R स्क्वायर। आप देखो करंट पर यूनिट एरिया, करंट इसकी I करंट होगी जो फ्लो कर रही है, टोटल करंट I है इसमें जो फ्लो कर रही है, डिवाइडेड बाई A होगा एरिया। तो एरिया कितना होगा इसका सर, इसका एरिया तो पाई आर स्क्वायर होगा। अब सवाल सर इसका एरिया आपने क्यों लिया, इसका क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम करंट डेंसिटी कंडक्टर की डिफाइन करने वाले हैं।
हम एम्पीरियल लूप की डिफाइन करने वाले नहीं है। हमें एम्पीरियल लूप की करंट डेंसिटी नहीं चाहिए, हमें चाहिए किसकी? कंडक्टर की। और ये करंट डेंसिटी देगा क्या? करंट पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया में इतनी करंट पास हो रही है। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट। एक यूनिट एरिया में, 1 मीटर स्क्वायर में, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में, वही यूनिट एरिया हो गया। 1 मीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में इतनी करंट फ्लो कर रही है, I/πr²। आप समझो बेटा, करंट पर यूनिट एरिया का मतलब यह है कि एक यूनिट एरिया अगर आप इसका लोगे, इसका आप एक यूनिट एरिया लोगे, ये इसका एक यूनिट एरिया है, ये दूसरा यूनिट एरिया है, ये और एक यूनिट एरिया है, ये और एक यूनिट एरिया है। तो मैंने इसको बेसिकली छोटे छोटे यूनिट एरियाज में डिवाइड किया। छोटे छोटे यूनिट एरियाज में डिवाइड करने का क्या मतलब है कि इसके अंदर बहुत सारे यूनिट एरियाज होंगे। बहुत सारे यूनिट एरियाज का मतलब यह है दैट बहुत सारे पार्ट्स आप इसके बना सकते हो, जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो सकता है, या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, या कुछ भी जो आप यूनिट ले रहे हो। थोड़ा सा कंसंट्रेशन आपका चाहिए मुझे। मैंने कहा J = I/A का मतलब यह है I/πr², करंट पर यूनिट एरिया, कि एक यूनिट एरिया में इतनी करंट बसी हुई है, इतनी करंट पास हो रही है एक यूनिट एरिया में। अब इसके अंदर बहुत सारे यूनिट एरियाज में, एक यूनिट एरिया में इतनी करंट पास हो रही है। अगर आपके पास 2 यूनिट एरियाज होंगे, 2 यूनिट एरियाज होंगे, तब करंट कितनी होगी सर? एक में I/πr² है तो 2 में × 2 होगा। अगर आपके पास 3 यूनिट एरियाज है तो इसको × 3 करेंगे। 4 यूनिट एरियाज है तो × 4 करेंगे। A यूनिट एरिया है तो × A करेंगे। πr² है तो × πr² करेंगे। अगर इसमें देखना है तो पहले हमें यह चीज पता होनी चाहिए कि इस लूप के अंदर कितना एरिया बसा हुआ है। अगर हमें पता चला कि इसमें 10 यूनिट एरियाज है इस लूप में, तब करंट एनक्लोज्ड कितनी होगी सर? 10 × I/πr², क्योंकि एक यूनिट एरिया में I/πr² है। अगर इसका एरिया 10 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। अगर इसका एरिया 100 है तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, क्योंकि ये I/πr² हमें देता है करंट पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया में कितनी करंट बस रही है, एक यूनिट एरिया में कितनी करंट प्रेजेंट है, एक यूनिट एरिया कितनी करंट कैरी करता है इस कंडक्टर में। तो एक यूनिट एरिया में कितनी करंट है? I/πr²। तो इसमें कितनी होगी सर? इसका एरिया आप कैलकुलेट करो, फिर उसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ। इसका एरिया कितना होगा? πr²। लेकिन कौन सा सर? स्मॉल r। ये है ना, एम्पीरियल लूप का एरिया जो है वो स्मॉल r रेडियस से कैलकुलेट होगा। तो क्या मैं लिखूं ऐसे कि J जो है, J हमारे पास I/πr² होगा। J = I/πr², कैपिटल R²। ये करंट पर यूनिट एरिया है और J करंट डेंसिटी है इसकी, ठीक है। देयरफॉर एरिया एनक्लोज्ड बाय एम्पीरियल लूप। एम्पीरियल लूप में कितना एरिया होगा फिर? इज इक्वल टू π/r², π/r²। अच्छा, करंट कितनी होगी? देयरफॉर करंट एनक्लोज्ड, करंट एनक्लोज्ड बाय द कौन सी लूप? एम्पीरियन लूप होगी I/πr², करंट डेंसिटी या करंट पर यूनिट एरिया, सॉरी कैपिटल R², I/πr², कैपिटल R², और मल्टीप्लाई करेंगे स्मॉल πr² से, ठीक है ना। तो ये पाई और ये पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास मिलेगा IENC जो करंट इंक्लोज्ड है, IENC इज इक्वल टू कितना बेटा? I/r²/r², मतलब I स्मॉल r² बाई कैपिटल R²। इसको उठा के मैं एम्पियर सर्किट लॉ में यूज करूंगा। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्किट लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ क्या बताता है? इसको मैं अब करता हूं। वो बताता है इंटीग्रेशन B.dl जो है दैट्स इक्वल टू μ0 IENC। तो हमें सारी चीजें पता है, इंटीग्रेशन B.dl की वैल्यू हमें पता है, ये है
म्यू नॉट आई, आई एनक्लोज्ड की वैल्यू भी पता है आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो हम यूज कर सकते हैं। इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल वो बताता है दैट इट्स इक्वल टू म्यू नॉट आई ई एन सी, करंट एनक्लोजर इंप्लाइज इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे b मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर, तो b मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर हमें मिलेगा म्यू नॉट करंट एनक्लोजर की वैल्यू आई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होगा, आई कैपिटल आर स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर होगा। ठीक है ना बेटा, तो ये एक आर के साथ मर जाएगा, तो मुझे मिलेगा b इज इक्वल टू ये म्यू नॉट आई है, ये म्यू नॉट आई है, डिवाइड बाई 2 पाई हो जाएगा और आर स्क्वायर हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और एक आर इधर रहेगा। अब देखो बेटा ये समझ में आया क्या? b इज इक्वल टू यहां म्यू नॉट रहा, यहां आई रहा, एक आर एक के साथ मर गया तो एक वहीं पे रहा और डिवाइड में 2 पाई हो गया और आर स्क्वायर वहीं पे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इस पॉइंट पे। लेकिन इस रिलेशन से हमें एक इंपॉर्टेंट चीज पता चलती है। देखो क्या पता चलती है? अच्छा थोड़ा सा इसको जान लेंगे ये क्या है। B जो है ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है यहाँ पे, म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, I करंट कांस्टेंट चल रही है, ठीक है ना, कांस्टेंट करंट चल रही है, 2 पाई कांस्टेंट है, ठीक है ना, तो R स्क्वायर कांस्टेंट है, ऑब्वियसली R कांस्टेंट है, सिलेंडर का रेडियस चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप पॉइंट को चेंज करोगे, देखो अगर आप इस पॉइंट P को चेंज करोगे, आप इसको यहां के बजाय, चलो यहां के बजाय यहां लोगे, तो कौन सी चीज चेंज हो रही है? क्या करंट थ्रू द कंडक्टर चेंज हो रही है? नहीं सर, वो तो सेम है। क्या रेडियस ऑफ द कंडक्टर चेंज हो गया? नहीं सर, वो तो सेम है। तो कौन सी चीज चेंज हो रही है? सर स्मॉल आर चेंज हो रही है। अच्छा अगर आपने इसको इधर के बजाय इधर लिया तो क्या आर की वैल्यू इंक्रीज हुई कि डिक्रीज? सर आर की वैल्यू तो इंक्रीज हुई, बाकी सारा कुछ कांस्टेंट है। सर आई कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, म्यू नॉट बाई 2 पाई तो ऑलरेडी कांस्टेंट था। तो जितना आप एक्सिस से बाहर की तरफ जाते हो, आपने पॉइंट इधर लिया, चलो आपने पॉइंट इधर लिया, इधर लिया, इधर लिया, इधर लिया, तो आप एक्सिस से बाहर की तरफ जा रहे हो। जितना आप एक्सिस से बाहर की तरफ जाते हो, एक्सिस से बाहर की तरफ जाते हो, उतना आपका आर का वैल्यू, स्मॉल आर का वैल्यू इंक्रीज होता जाता है। और अगर स्मॉल आर का वैल्यू इंक्रीज होता गया तो इसका मतलब बी का वैल्यू भी इंक्रीज होता जाएगा। तो मतलब यह है कि अगर आप सेंटर से, जो सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर है उसकी सेंट्रल एक्सिस से जितना आप बाहर की तरफ जाते हो, उतना आप देखोगे दैट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। तो यहां पे कितनी होगी एक्सिस पे? सर एक्सिस पे तो 0 होगी। क्यों बेटा? देखो एक्सिस पे तो 0 होगी। आप इधर से वापस आ जाओ, ये आर डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जब आप एक्सिस पे पहुंचोगे तो इस आर की वैल्यू बेटा कितनी बनेगी? सर वो तो 0 बनेगी। अच्छा 0 को इधर मल्टीप्लाई करो तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 0 हो गया 0। इसका मतलब सेंटर पे तो 0 होगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। लेकिन जितना आप बाहर की तरफ जाते जाओगे, सेंटर से या एक्सिस से बाहर की तरफ जाओगे, उतना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। और अभी तक हम समझ पा रहे हैं ये दैट जब आप इधर पहुंचोगे, इधर सरफेस पे पहुंचोगे, सरफेस पे आप पहुंचोगे तो इस स्मॉल आर की वैल्यू मैक्सिमम बनेगी, तो यहां पे मैक्सिमम फील्ड होगा। अभी तक हमें इतना पता है, अभी हम बाहर नहीं गए, सरफेस से बाहर अभी नहीं गए, तो अभी सरफेस तक का कॉन्सेप्ट ये है कि सेंटर पे आपको 0 मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। जितना आप सेंटर से बाहर की तरफ, सरफेस की तरफ जाते जाओगे, उतना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू इंक्रीज होता जाएगा और ये मैक्सिमम बनेगा ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर। तो अभी तक यहां पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा, यहां पे मैक्सिमम होगा और यहां पे 0 होगा। और अगर आपको हॉलो सिलेंड्रिकल वायर याद होगी, वहां पे अंदर किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं थी क्योंकि करंट नहीं थी। तो वहां पे अंदर हर किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है। हॉलो में हर किसी पॉइंट पे अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है। सॉलिड में सेंटर पे 0, एक्सिस पे 0 और एक्सिस से जो ही आप बाहर की तरफ जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी और सरफेस पे मैक्सिमम बनेगी। अब देखते हैं आउटसाइड क्या होगा। आउटसाइड, चलो हम आउटसाइड पे जाते हैं।
तो अब पॉइंट पे लाई कराऊंगा लेकिन आउटसाइड द सिलेंड्रिकल वायर। तो अब इसको मैं रब करने वाला हूं, ये मेरे पास अब नहीं है, मैं इसी पॉइंट को अब पी पॉइंट को बाहर लेके जाता हूं। तो ये मेरे पास अब नहीं है, ये सब कुछ मेरे पास अब नहीं है, ये मैंने खत्म किया। अब मैं आगे जाता हूं। अब मैं जो पॉइंट लेने वाला हूं वो पॉइंट आउटसाइड द सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर लेने जा रहा हूं। देखते हैं सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर का क्या होता है अगर इसका पॉइंट बाहर की तरफ लिया जाए। तो अंदर आपको याद रखना अंदर क्या होगा, अंदर सेंटर पे 0, एक्सिस पे 0, एक्सिस पे 0 और एक्सिस से बाहर की तरफ जाओगे तो ये बढ़ता जाएगा और मैक्सिमम कहां पे बनेगा, यहां पे बनेगा। ठीक है, अब जो हमारा पॉइंट दिया गया है वो बाहर इधर दिया गया है और इसकी डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन फॉर एग्जांपल आर है। तो अब आर इतना है, अब आर बहुत बढ़ गया है। तो एम्पियर बताएगा कि आप एक काम करो, वहीं से लूप को क्रॉस करो। तो हमने वहीं से लूप को क्रॉस किया, फिर से ये मेरे पास लूप वहीं से पास हो गई है और फिर से मैं इसकी टॉप व्यू बनाने जा रहा हूं। ये इसकी टॉप व्यू होगी। ये किसकी है, ये वायर सॉलिड वायर का है और आप जानते हो कि इसका करंट जो है वो हर किसी पॉइंट से बाहर की तरफ दिखेगा क्योंकि करंट ऊपर की तरफ मिली है। तो ये ऐसे दिखेगा। अगर हम करंट अंदर की तरफ लेंगे, नीचे की तरफ लेंगे तो हमें क्रॉस बनाने होंगे, लेकिन करंट हमने ऊपर की तरफ ली है तो जब आप टॉप से देखोगे तो आपको करंट बाहर की तरफ आती हुई दिखेगी। अगर आपने करंट नीचे की तरफ ली होती तब आप जब टॉप से देखती तो आपको करंट नीचे की तरफ दिखती, अंदर की तरफ दिखती। तो ये मेरे पास अंदर भी इसमें करंट जा रही है, ये देखो ये करंट बाहर की तरफ दिखती हुई कुछ ऐसे। अब हमने जो पॉइंट लिया है बेटा वो पॉइंट अब इधर है बाहर और हमने वहीं से लूप को कंस्ट्रक्ट किया है। ये मेरे पास लूप है जिसको मैंने कंस्ट्रक्ट किया है। सेम क्वेश्चन फिर से है। अब ये डिस्टेंस तो आर है, कौन सा आर बेटा, ये तो स्मॉल आर है, लेकिन ये डिस्टेंस आप जानते हैं ये कैपिटल आर है, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस कैपिटल आर है। ठीक है ना, तो ये आप जानते हो ये कैपिटल आर है, ये वाली ये कैपिटल आर है। अब हम फिर से वही काम करेंगे, हम इंटीग्रेशन b डॉट dl फिर से लेंगे, हम लिखेंगे कंसीडर, हम फिर से करेंगे कंसीडर इंटीग्रेशन b डॉट dl, ये मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। अब इज इक्वल टू, हम इसको ब्रेक करेंगे तो b dl cos थीटा मिलेगा। ठीक है ना, अब मैं ये नहीं समझाऊंगा कि ये थीटा 0 होगा, ये आपको पता है, ये हमने इससे पहले के केस में किया, तो सेम चीजें होगी फिर से। ठीक, तो ये b फिर से b बाहर निकलेगा, हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ dl, ये आप लोग जानते हो। और फिर से मिलेगा b मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dl का मतलब है, अच्छा dl किस पे होगा बेटा, जरा 2 सेकंड सोचो आप, क्या dl एम्पीरियल लूप पे लेना है कि वायर पे लेना है, एम्पीरियल लूप पे, dl एम्पीरियल लूप का पार्ट होता है। तो यहां पे सर्कमफ्रेंस किसका लेना होगा, सर एम्पीरियल लूप का, कितना 2 पाई रेडियस, सो 2 पाई इंटू रेडियस इज स्मॉल आर, इसका ये dl जो है ये इस पे पार्ट है, इन सारे dls को हम ऐड करने वाले, तो हमें क्या मिलेगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ द एम्पीरियल लूप, सो b मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर। इसको फिर से इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं, ये वाला केस तो ज्यादा आसान है। अब राइट हैंड साइड में क्या होता है, करंट एनक्लोजर, IENC, मुझे लगता है सारी करंट एनक्लोज होगी। देखो ये एम्पीरियल लूप है, इसने सारी वायर को एनक्लोज किया है तो सारी करंट एनक्लोज होगी। अच्छा टोटल करंट इसमें I फ्लो कर रही है, तो इसका मतलब INC जो है वो होगी टोटल करंट पासिंग थ्रू किसके, थ्रू द वायर। तो वायर के थ्रू जो टोटल करंट पास हो रही होगी इस टाइम वही INC होगा, क्योंकि एम्पीरियल लूप इस टाइम बाहर से कंस्ट्रक्ट की गई है और इस एम्पीरियल लूप ने सारे कंडक्टर को एनक्लोज किया है। जब सारा कंडक्टर एनक्लोज हुआ है तो सारी करंट भी एनक्लोज हुई होगी। इससे पहले के केस में कंडक्टर, एम्पीरियल लूप ने सारे कंडक्टर को एनक्लोज नहीं किया था, इसलिए सारी करंट एनक्लोज नहीं हुई थी, इसलिए हमने करंट डेंसिटी का कॉन्सेप्ट लिया था। लेकिन इस टाइम सारी करंट एनक्लोज हो रही है तो हम सीधे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ, जो बताता है इंटीग्रेशन b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट IENC, कुछ ऐसे। अब देखो बेटा ये इंटीग्रेशन b डॉट dl हम जानते हैं कितना है, b मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई r, b मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट अपनी जगह पे INC I के बराबर, सो टोटल करंट फ्लोइंग और कैरीड बाय द
वायर, तो मुझे मिलेगा B इज इक्वल म्यू नॉट I बाय 2πr। अब देखो क्या होने वाला है। इससे पहले के केस में आपने क्या देखा, जब आपने यहां पे लिया था तो आपने देखा था B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, लेकिन यहां पे B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। और इस रिलेशन को आप बिल्कुल जानते हो सर, ये तो वही है इनफिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर की रिलेशन म्यू नॉट I बाय 2πr। तो मतलब सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर में भी हमें ये लगेगा या ये भी बिहेव करेगी बिल्कुल उसी तरह से कि जैसे एक ही वायर है, जैसे हमने कल देखा था, इससे पहले के लेक्चर में देखा था हमने, दैट हॉलो सिलेंड्रिकल वायर ऐसे बिहेव करती है, हॉलो सिलेंड्रिकल वायर ऐसे बिहेव करती है जैसे करंट एक ही वायर से चल रही है और वो वायर कहां पे रखी गई है, शाबाश, सेंटर पे, एक्सिस पे। सेम चीज यहां पे देखने को मिली। देखो ये क्या है सर, ये तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सिंगल वायर जो हमने इससे पहले कैलकुलेट की है। तो मतलब ये सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर जो है, आप देखोगे ये बहुत सारी वायर्स की बनी हुई है, एक वायर इधर है, एक वायर इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, लेकिन ये बिहेव ऐसे करेगी जैसे ये सारी सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर एक ही वायर की तरह बिहेव करेगी, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, ये ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ वायर्स नहीं है, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमने इससे पहले कैलकुलेट की ये ड्यू टू सिंगल वायर है। तो इसका मतलब ये सिलेंड्रिकल वायर एक ही सिंगल वायर की तरह बिहेव करेगी, और वो सिंगल वायर कहां पे होगी, जैसे वो सिंगल वायर एक्सिस पे रखी गई होगी। अब सर एक्सिस पे क्यों, क्योंकि देखो ये आर क्या है, अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स में जाओगे ये आर क्या होता है, सेपरेशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वायर, वायर के सेंटर से या वायर से कितनी डिस्टेंस की दूरी पे आप पॉइंट ले रहे हो जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो आर ये है, हमने वो कहां से लिया है, ये देखो एक्सिस से लिया है। तो हमें लगता है कि इसने जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया है, इसने जो सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया है, वो तो जैसे इस वाली वायर ने क्रिएट किया है, इस वाली वायर ने, जो कहां पे रखी गई है, बोलो एक्सिस पे, क्योंकि एक्सिस से यहां तक ही डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कौन सी है, स्मॉल आर। अगर आप ये कंसीडर करोगे दैट ये सिलेंड्रिकल वायर ऐसे बिहेव करेगी जैसे ये एक ही सिंगल वायर है और वो वायर इधर रखी गई है, तब हम गलत है, क्योंकि हमें क्या मिला नीचे आर कहां से डिस्टेंस है, एक्सिस से, न कि सरफेस से। अगर आप ये मान के चलोगे दैट सिलेंड्रिकल वायर ने ऐसे बिहेव किया जैसे एक सिंगल वायर बिहेव करती है और वो सिंगल वायर यहां पे होनी चाहिए सरफेस पे, तब हम गलत है कि नहीं? क्यों? क्योंकि हमें डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितनी चाहिए पॉइंट तक, आर। तो हमें वायर से पॉइंट तक डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन आर चाहिए। वो हमें कब मिलेगी, जब हम इस सिलेंड्रिकल वायर को कंसीडर करेंगे एक्सिस पे। देखो अगर हम इसको यहां पे कंसीडर करेंगे तभी हमें वायर से पॉइंट तक डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन आर मिलेगी। अगर हम ये कंसीडर करेंगे कि ये बिहेव करता है एज अ सिंगल वायर, लेकिन वो वायर यहां पे होनी चाहिए, तब हम फिर से गलत है, क्योंकि यहां से यहां तक डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन आर नहीं है, यहां से यहां तक डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन आर नहीं है, यहां से यहां तक आर नहीं है, यहां से यहां तक आर नहीं है, बल्कि यहां से यहां तक आर है। इसे हमने कंक्लूड किया, चाहे हॉलो सिलेंड्रिकल वायर हो या हमारे पास सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर हो, दोनों का मैकेनिज्म सेम है कि वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो सिंगल वायर है तो वो सिंगल वायर नहीं, क्योंकि सॉलिड वायर में बहुत सारी वायर्स आप बना सकते हो। हॉलो वायर में आप देखो, हॉलो वायर में भी बहुत सारी वायर्स आप ड्रॉ कर सकते हो। ये हॉलो वायर यहां से यहां तक होगी तो यहां पे वायर्स आप ड्रॉ कर सकते हो, कुछ ऐसे। इसका मतलब ये है कि वायर की डायमेंशन पे डिपेंडेंट नहीं है कि अगर वायर हॉलो है या सॉलिड है, ये बिहेव करेगी एज अ सिंगल वायर। वायर हॉलो है या सॉलिड है, ये बिहेव करेगी एज अ सिंगल वायर, और वो वायर
वो वायर जैसे कहां पे रखी गई होगी, इसी सिलेंड्रिकल वायर के कहां पे, एक्सिस पे रखी गई होगी। लेकिन अब हॉलो और सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर्स में एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो आपको याद रखनी होगी। तो पहला कॉन्सेप्ट हमें क्या मिला, चाहे आपके पास सॉलिड वायर हो या हॉलो सिलेंड्रिकल वायर हो, इट विल बिहेव एज अ सिंगल वायर सच दैट वो वायर कहां पे प्लेस की गई होगी, द वायर इज प्लेस्ड एट द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, वो जैसे सिलेंडर की एक्सिस पे रखी गई होगी। तो मैं ये नोट पॉइंट यहां पे आपको बोलूंगा कि नोट करने के लिए अपनी कॉपी पे। तो हमें कंक्लूजन क्या मिला, तो हमारा कंक्लूजन ये है, कंक्लूजन हमें मिला एक हॉलो एंड सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर, एक हॉलो एंड सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर जो है ये बिहेव करेगी, जस्ट लाइक, उसी तरह से जिस तरह से कौन बिहेव करता है, बिहेव जस्ट लाइक अ सिंगल वायर प्लेस्ड एट, कहां पे, प्लेस्ड एट द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, प्लेस्ड एट द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, ये जैसे प्लेस की गई होगी एट द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। और उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड आपको याद है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स। अब इनमें डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि अगर आप हॉलो सिलेंड्रिकल वायर लेते हो तो आपको पता है कि इसके अंदर किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है, इधर 0, इधर 0, इधर 0, इधर 0, इधर 0। बाहर तो वही है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स, याद रहे ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बाहर B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स है। तो जरा ये देखो, या म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, हमने आर लिया था तो आर ले लेंगे, तो बाहर म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर है, अंदर कितना है 0। अब देखो बेटा, मैं अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछूं तो आपको आंसर आना चाहिए। देखो यहां पे 0 है, 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 ठीक है ना। अब देखो बाहर कितना है, बाहर B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, मतलब बाहर B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल R का क्या मतलब है कि R जब मेजर किया जाता है वो सेंट्रल एक्सिस से मेजर किया जाता है। तो जितना आप बाहर की तरफ जाओगे, जितना आप दूर जाओगे, उतना ये R इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि R यहां से मेजर होता है। ये देखो R यहां पे इतना है, फिर 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 इतना है, ऐसे ऐसे। तो यहां पे तो 0 मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पे 0 है, यहां पे 0 है, यहां पे 0 है। और जब आप बाहर देखते हो, बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, मतलब बाहर ये फील्ड जो है वो डिक्रीज हो रहा है, 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 और आगे आगे चलो अब तो ये एक जगह पे 0 बनेगा। अब सवाल है सर, यहां पे 0 है, यहां 0 है, यहां 0 है, यहां 0 है, यहां 0 है, बाहर डिक्रीज हो रहा है, तो मैक्सिमम कहां पे होगा, यहां पे। कहां पे, ऑन द सरफेस ऑफ सिलेंड्रिकल वायर मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम, इनसाइड इट इज 0 एंड आउटसाइड इट डिक्रीजेस, और बाहर ये डिक्रीज हो रहा है। ये हॉलो सिलेंड्रिकल वायर का कॉन्सेप्ट है कि हॉलो सिलेंड्रिकल वायर में अंदर हर किसी पॉइंट पे 0 मैग्नेटिक फील्ड है, सरफेस पे मैक्सिमम बनेगा, और जब आप यहां से बाहर की तरफ जाओगे तो ये डिक्रीज होता जाएगा, B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, फॉलो कर रहा है यहां पे, तो यहां पे डिक्रीज होता जाएगा, और डिक्रीज होते होते ये इन्फिनिटी पे 0 बन जाएगा। सिमिलरली यहां पे हो जाएगा 0 0 0 0 0 मैक्सिमम एंड डिक्रीज 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 0। लेकिन सॉलिड में क्या होगा, आपको याद होगा सॉलिड में अंदर की रिलेशन क्या है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई R स्क्वायर इंटू R। तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, अंदर फॉलो करेगा, एंड बाहर की रिलेशन क्या निकली थी, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई R। तो बाहर फॉलो करेगा B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, अंदर फॉलो करेगा B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, बाहर फॉलो करेगा B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो अंदर B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R का क्या मतलब है, यहां पे 0 होगा, जो मैंने इससे पहले समझाया। अब जब हम इधर जाएंगे तो R इंक्रीज होता जाएगा, 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 इंक्रीज, यहां पे मैक्सिमम बनेगा R। तो अंदर क्या होगा, अंदर बेसिकली सेंटर पे 0, फिर इंक्रीज 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 इंक्रीज, यहां पे मैक्सिमम, और फिर ये फॉलो करेगा डिक्रीज 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 0।
तो ये डिफरेंस है बेसिकली हॉलो और सॉलिड में, कि हॉलो में क्या होता है, अंदर हर किसी पॉइंट पे फील्ड जीरो होगा, सरफेस पे मैक्सिमम होगा, आउटसाइड ये डिक्रीज होगा। अच्छा, सॉलिड में अंदर सेंटर पे जीरो, एक्सिस पे जीरो, बाहर की तरफ इंक्रीज होता जाएगा, सरफेस पे मैक्सिमम बनेगा और सरफेस से बाहर डिक्रीज होता जाएगा, फिर जीरो बनेगा। तो ये डिफरेंस है। तो डिफरेंस ये है। अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाऊं तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा कि क्या हो रहा है। देखो बेटा, हम पहले हॉलो लेंगे, उसके बाद हम सॉलिड लेंगे। देखो, ये मेरे पास यहां से मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ होगा और यहां से मैं आर को ड्रॉ करूंगा। ठीक, ये है हमारा x इज इक्वल टू जीरो, आर इज इक्वल टू जीरो। आर इज इक्वल टू जो कहां पे होगा सर, वो तो सेंटर पे होगा। देखो, ये हमारी हॉलो सिलेंड्रिकल वायर है, ये सेंटर है, तो यहां पे आर कितना है, जीरो, तो ये जीरो है। अब हम बाहर निकलते गए, बाहर निकलते गए, बाहर निकलते गए और यहां पहुंचे। यहां पे आर कितना है, कैपिटल आर। अरे है ना, ये रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल वायर है। स्मॉल आर हम कंसीडर करते हैं डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन को। ये स्मॉल आर है, यहां से लेके यहां स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर। लेकिन यहां पे स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर होगी सरफेस पे जब आप पहुंचोगे। तो इसका मतलब जब स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर होगा, हम कहां पे है, सरफेस पे। वहां पे फील्ड क्या है, मैक्सिमम है। उससे बाहर जाएगा तो फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा, है कि नहीं। इसका मतलब हमें ग्राफ ऐसे प्लॉट करना होगा। ये आर इज इक्वल टू जीरो है तो हम सेंटर पे है, सेंटर पे है, फील्ड कितना है, जीरो। हम इधर गए तो फील्ड कितना है, जीरो, क्योंकि हम इनसाइड पॉइंट पे है। ये हॉलो है, इधर जीरो, इधर जीरो, इधर जीरो। हम जब इधर पहुंचेंगे सिर्फ किधर, आर इज इक्वल टू कैपिटल आर पे, मतलब हम सरफेस पे पहुंचेंगे तो फील्ड एकदम ऊपर चला जाएगा। देखो, फील्ड मैक्सिमम पर, और फिर तो ऐसा डिक्रीज हो जाएगा और फिर ऐसे दिखाएगा कि मैं डिक्रीज हो रहा, ऐसे ऐसे दिखाएगा मैं डिक्रीज हो रहा। ठीक है ना। तो ये हमारा ग्राफ प्लॉट होगा फॉर हॉलो सिलेंड्रिकल वायर। अच्छा, सॉलिड के लिए क्या होगा, हाँ, अब सॉलिड है तो सॉलिड में आप जानते हो कि सेंटर पे जीरो, एक्सिस पे जीरो, फिर इंक्रीज, फिर सरफेस पे मैक्सिमम, फिर बाहर की तरफ जो है डिक्रीज। देखो, ये हमारे पास आर इज इक्वल टू जीरो होगा, ये बी है, ये आर है, ये आर इज इक्वल टू जीरो होगा, ये फॉर एग्जाम्पल आर इज इक्वल टू आर होगा। तो पहले क्या होगा सर, पहले तो आर इज इक्वल टू जीरो होगा, उसके बाद ये इंक्रीज होता जाएगा, तो ये इंक्रीज होगा पहले कहां तक, सर सरफेस तक। जब आर इज इक्वल टू आर पे पहुंच जाएंगे, आर इज इक्वल टू आर पे सर मैक्सिमम बनेगा। ये देखो, ये पहले इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, एक मिनट, ये ऐसे, ये पहले सर इंक्रीज हो गया, ये इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये पता क्या है, ये बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है इनसाइड, ये बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, हाँ, अंदर की तरफ, अंदर जब हम सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर के, ठीक है ना। उसके बाद आर इज इक्वल टू आर पे क्या बना, मैक्सिमम, तो हम सरफेस पे पहुंच गए। उसके बाद ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये अब फिर से डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, ये देखो, ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। तो ये वाला कर्व जो है ये बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर को रिप्रेजेंट करेगा आउटसाइड, ये बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर को रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर को रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला सरफेस पॉइंट है, तो ये वाला सरफेस पे है, सरफेस पे, इसका ये वाला सरफेस पे है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू सरफेस पे है, सरफेस पॉइंट और आगे की तरफ डिक्रीज, ठीक है ना। तो ये हमारा सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर खत्म हो गया। अगले लेक्चर में मैं सोलेनाइड्स और टोराइड्स की बात करूंगा, वो हमारी और एक एप्लीकेशन है एम्पियर सर्किट लॉ की।